एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर से है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, पॉली फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है पॉली फेज इंडक्शन मोटर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आयरन लॉस। देखिए, आयरन लॉस बेसिकली होता क्या है, किसी भी मशीन के अंदर हमारा दो तरीके से लॉस होता है। सबसे पहला है हमारा आयरन लॉस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस इसको इसलिए बोलते हैं, आयरन लॉस और कांस्टेंट लॉस, ठीक है। इसको कांस्टेंट लॉस इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि इसमें हमारा जो लॉसेस है ये लोड के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। लॉसेस हमारा जो फिक्स हो गया, मान लीजिए अगर 5 किलोवाट हमारा अगर लॉसेस है, आयरन लॉस में 5 किलोवाट अगर हमारा लॉसेस जा रहा है तो ये फिक्स है, यानी लोड बढ़ेगा मोटर के अंदर या फिर लोड घटेगा तो उस पर ये जो है वेरी नहीं करता है, फिर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कांस्टेंट लॉस, नहीं तो आयरन लॉस, ठीक है। अब देखिए, दूसरा जो लॉस है हमारा ये है हमारा कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं वेरिएबल लॉस, ठीक है। वेरिएबल लॉस इसलिए होता है क्योंकि कॉपर लॉस होता है बेसिकली हमारा लोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और कॉपर लॉस के अंदर जो लॉस होता है ये होता है हमारा आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉपर लॉस, और ये लोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी लोड अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमारा कॉपर लॉस बढ़ेगा, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा लॉस होता है वो होता है हमारा स्ट्रे लॉस, ठीक है। स्ट्रे लॉस में बेसिकली जो हमारा लॉसेस होता है ये विंडेज लॉस होता है और फ्रिक्शन लॉस होता है, ठीक है। तो ये तीन तरह का लॉसेस होता है हमारा, पहला विंडेज लॉस हो गया और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। विंडेज लॉस क्या होता है यहाँ पे समझिए। विंडेज लॉस बेसिकली ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, और ये है हमारा बीच में रोटर, ठीक है। तो स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग के बीच में जो होता है हमारा गैप होता है, एयर गैप होता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे स्टेटर वाइंडिंग पे कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग है और बीच में हमारा रोटर है, तो इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे एक गैपिंग बचता है, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग बचता है। इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है, जो ग्रीन लाइन से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये गैपिंग ही हमारा कहलाता है एयर गैप, ठीक है। और एयर गैप के अंदर बेसिकली क्या है हमारा, एक तो एयर होगा, एयर के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, तो फ्रिक्शन लॉस बोलते हैं उसको, और दूसरा हमारा विंडेज लॉस, ठीक है। तो इस तरह से ये लॉसेस होता है एयर गैप के कारण। और एयर गैप जब यहाँ पे आया तो एयर गैप के बारे में बता दूं, देखिए इंडक्शन मोटर में एयर गैप जितना हमारा कम रहेगा, ठीक है, एयर गैप जितना कम रहेगा उतना ही ज़्यादा हमारा पावर फैक्टर बेटर रहेगा। यानी इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है बेसिकली जो एयर गैप पे डिपेंड होता है, यानी एयर गैप भी एक ऐसा है जिस पे हमारा पावर फैक्टर डिपेंड होता है इंडक्शन मोटर का। और इंडक्शन मोटर का वो पता है कि पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग में होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हमारा कि आयरन लॉस, तो आयरन लॉस देखिए, आयरन लॉस में भी हमारा दो तरह का लॉसेस होता है, पहला हमारा हिस्टेसिस लॉस, ठीक है, और दूसरा है हमारा ईडी करंट लॉस। तो यहाँ पे देखिए ईडी करंट लॉस में बता देता हूँ क्या होता है। ईडी करंट जब पावर डिसिपिएट होगा, यानी ईडी करंट के कारण जो हमारा पावर लॉस होगा, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली होता है बी मैक्स स्क्वायर, यानी फ्लक्स डेंसिटी जो होता है कोर का उसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड होता है, थिकनेस पे भी डिपेंड होता है, और इसका जब यूनिट पूछेगा आपका तो ये होता है वाट पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा लॉसेस जो है हमारा ये है हिस्टेसिस लॉस, ठीक है। हिस्टेसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेसिस लॉस जो होता है हमारा बेसिकली ये होता है हमारा बी मैक्स, ठीक है, यानी फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर यहाँ पे होता है 1.6 ये वैल्यू होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे नहीं होता। देखिए यहाँ पे यही अंतर है, जो हमारा हिस्टेसिस लॉस है इसे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, लेकिन ईडी करंट लॉस जो है हमारा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड होता है, यानी जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। अगर 50 हर्ट्ज है इंडिया में तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे होता है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ कोर के ऊपर भी डिपेंड होता है हमारा हिस्टेसिस लॉस। और हिस्टेसिस लॉस और ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, बेसिकली ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेशन यूज़ करते हैं। जो कोर होता है हमारा उसको लैमिनेट करके यूज़ करते हैं ताकि हमारा ईडी करंट मिनिमाइज हो सके, क्योंकि यहाँ पे देखिए थिकनेस है, यानी जितना ज़्यादा थिकनेस होगा कोर का उतना ही ज़्यादा हमारे ईडी करंट लॉसेस ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा इंडक्शन मोटर के अंदर आयरन लॉस क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, थ्री स्टेटर वाइंडिंग में हमारा बेसिकली थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो थ्री फेज का वाइंडिंग होगा इस तरह से कुछ, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए वाइंडिंग है,
यहाँ से ये हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, ये हो गया आर, ये हो गया वाई और ये हो गया हमारा बी। अब 3 फेज सप्लाई दिए तो क्या करेगा, एक ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया हमारा, तो क्या होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण क्या होगा, इसका जो रोटर है, रोटर के अंदर हमारा क्या होगा, एक फ्लक्स कट करेगा, फ्लक्स कट करने के कारण क्या होगा, हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर, रोटर के अंदर। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर में रोटर फ्रीक्वेंसी, यानी जब रोटर का फ्रीक्वेंसी, रोटर के अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी जब फाइंड आउट करते हैं तो इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है एफ डैश, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी को हम एफ डैश से डिनोट करते हैं, और ये होता है स्लिप इनटू मेन फ्रीक्वेंसी जो स्टेटर वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। स्टेटर वाइंडिंग में कितना फ्रीक्वेंसी होगा हमारा, ये 50 हर्ट्ज होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया में जो यूज़ करते हैं इसका 50 हर्ट्ज ही होता है। और यहाँ पे देखिए जब रोटर फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे तो ये होता है एफ डैश इक्वल टू एस इंटू एफ, और जहाँ पे हमारा एस है स्लिप, और स्लिप बेसिकली हमारा वेरी करता है 0 to 1। अब देखिए मान लीजिए मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि स्लिप का वैल्यू हमारा क्या है, 3% है, ठीक है। तो 3% को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3/100, और फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू आएगा 1.5 हर्ट्ज, ठीक है। यानी रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है हमारा, ये है 1.5 हर्ट्ज। तो देखिए 1.5 हर्ट्ज का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली जो है हमारा जो पावर आएगा, जो वैल्यू आएगा, ये कम आएगा एज कम्पेयर टू अगर हम लोग 50 का स्क्वायर करेंगे तो। इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि इंडक्शन मोटर में आयरन लॉस जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है स्टेटर वाइंडिंग में होता है, और रोटर वाइंडिंग में हमारा नेग्लिजिबल होता है, तो इसका आंसर होगा ए। और क्यों होता है इसको मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होता है ये चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ स्लिप, क्योंकि रोटर का फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल टू एस इंटू एफ, यानी स्लिप इंटू जो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डबल स्क्वायरल गेज रोटर एज कम्पेयर टू द राउंड बार केज रोटर। देखिए इंडक्शन मोटर हमारा बेसिकली दो तरह का होता है, पहला है स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, और दूसरा है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये लो होता है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क हमारा लो होता है। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और इसका जो दूसरा नाम है इसका है वाउंड रोटर, ठीक है, यानी इसको हम लोग वाउंड रोटर भी बोलते हैं, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का बेसिकली जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो इन दोनों में यही अंतर है, टॉर्क का जो है अंतर होता है। स्क्वायरल गेज में हमारा लो टॉर्क होता है, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है वो हाई होता है। अब देखिए स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। कोई भी मोटर होता है जैसे डीसी मोटर हो गया, फिर एसी मोटर हो गया, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग जो है 3 तरह का स्टार्टर यूज़ करते हैं। पहला है हमारा DOL स्टार्टर, ठीक है, यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और यहाँ पे जो मैं स्टार्टर बता रहा हूँ ये हम लोग स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के लिए जो हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं, पहला हमारा DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं 2 किलोवाट, ठीक है, 2 किलोवाट मोटर के लिए। और दूसरा है यहाँ पे हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर भी हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्वायरल गेज जो मोटर होता है, यानी 2 kV से एबव का जो स्क्वायरल गेज मोटर होगा उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसका रेटिंग होगा ये 5 किलोवाट से लेकर के हम लोग 15 किलोवाट तक का जो मोटर होता है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा ये है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं 20 किलोवाट का जो हमारा मोटर होता है, ठीक है, उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे जो रेटिंग है मोटर का ये किलोवाट में है, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन देगा HP में, यानी हॉर्स पावर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ हॉर्स पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, ठीक है। अब आपको अगर रेटिंग दिया रहेगा मशीन का किलोवाट में, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। इसको मैं फिर से रीअरेंज कर देता हूँ, इधर लिख देते हैं 746 वाट इक्वल टू 1 HP, ठीक है। अब हमारा मान लीजिए है 2 किलोवाट, ठीक है, 2 किलोवाट का मोटर है, तो इसको हम लोग HP में निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से इंटू करेंगे, किलोवाट है तो वाट में चेंज करने के लिए।
तो ये हो जाएगा 1/746 इंटू 200, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा हमारा HP में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर किलोवाट में दिया रहेगा तो HP में रहेगा तो हमारा किलोवाट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का स्टार्टर मैंने बताया, DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसका स्टार डेल्टा स्टार्टर और हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। ये तीनों स्टार्टर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं ये है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। रोटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है। रोटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करके मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ। ये मान लीजिए हमारा शाफ्ट है मोटर का, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ रहता है। ये हमारा रोटर है, ठीक है। मान लीजिए हमारा रोटर है, ठीक है। ये पूरा रोटर यहाँ पे वाइंडिंग किया हुआ है हमारा। और यहाँ पे होता है हमारा स्लिप रिंग, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप रिंग कितना यूज करते हैं, तो ये हमारा होता है 3, ठीक है। स्लिप रिंग की संख्या 3 होती है और इन तीनों स्लिप रिंग की मदद से जो है हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। और रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है ये हाई हो जाता है, ठीक है। अब टॉर्क हाई कैसे होगा, हम लोग का रेजिस्टेंस ऐड करेंगे रोटर के अंदर। तो देखिए टॉर्क का जब आप डेरिवेशन पढ़िएगा, जो फॉर्मूला है हमारा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे, यानी VS के स्क्वायर पे, ठीक है, इंटू S यानी स्लिप। उसके बाद होता है हमारा R2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होता है R2 का स्क्वायर यानी रोटर रेजिस्टेंस का स्क्वायर इंटू X यानी रिएक्टेंस जो होता है हमारा रोटर का, ठीक है। और यहाँ पे स्लिप यानी इन दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए टॉर्क जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रोटर रेजिस्टेंस के स्क्वायर, ठीक है। यानी रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R2 जो लिखा हुआ है, R2 का मतलब हुआ हमारा रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे यानी रोटर का जो रेजिस्टेंस है इसको अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि हम लोग जो मेथड यूज करते हैं स्लिप रिंग को स्टार्ट करने के लिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर वाउंड इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हमारा कि डबल गेज स्क्वायरल, देखिए 2 तरह का ये भी हमारा मोटर होता है। स्क्वायरल गेज बेसिकली 2 तरह का होता है हमारा, एक होता है केज मोटर जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, ठीक है, राउंड बार केज मोटर। और दूसरा होता है हमारा डबल केज मोटर, ठीक है। डबल केज मोटर बेसिकली इसमें हम लोग 2 वाइंडिंग यूज करते हैं। एक होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रनिंग वाइंडिंग। जिस तरह से हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं उसी तरह यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसका जैसे ये पहला वाइंडिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग केज बोलते हैं, स्टार्टिंग केज वाइंडिंग, और एक दूसरा हमारा इसके नीचे में वाइंडिंग होता है। तो जो हमारा ऊपर वाला वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग केज वाइंडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग केज वाइंडिंग। और इसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, यानी R हमारा हाई होता है लेकिन X हमारा लो होता है, ठीक है। और नीचे वाला वाइंडिंग जो हमारा सेकंड वाइंडिंग है इसमें हमारा जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी R कम होता है, यानी R का वैल्यू बहुत कम होता है और X का वैल्यू यानी जो रिएक्टेंस है हमारा वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी रीज़न के कारण जो है हमारा इसका आंसर होगा C, यानी जो मोटर स्टार्टिंग में जो करंट लेता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना डिटेल में क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर पे मैंने कोई थियोरेटिकल वीडियो नहीं डाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप MCQ बनाते बनाते सारा जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो जान लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है तो उसी बेसिस पे मैं बना रहा हूँ ये सब वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है इफ सिंगल फेज अकरिंग, देखिए सिंगल फेज क्या होता है इसको समझिए, सिंगल फेजिंग क्या होता है। हमारा 3 फेज मोटर है, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारा। तो इसमें हमारा जो वाइंडिंग होगा ये 3 फेज होगा, कुछ इस तरह से समझ लीजिए ये हमारा 3 फेज वाइंडिंग है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं क्या, 3 फेज, ठीक है, 3 फेज सप्लाई देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये है हमारा RYB, ठीक है। और यहाँ पे होता है हमारा रोटर। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होता है, इसमें हमारा EMF इंड्यूस होता है रोटर के अंदर, ठीक है। तो सिंगल फेजिंग तब होता है हमारा जब मान लीजिए ये दोनों फेज, ठीक है, ये दोनों फेज में जो वोल्टेज आ रहा है इसमें कोई फॉल्ट आ गया जिसके कारण इन दोनों फेज में वोल्टेज कम हो गया। मान लीजिए पहले था हमारा 200 वोल्टेज दोनों फेज में,
दो दो सौ, ठीक है, यानी 600 वोल्ट था टोटल। तो मान लीजिए पहले फेज में हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये 20, यानी 200 ना होकर के 20 बचा, यानी 20 वोल्ट हो गया इसमें, और इसमें भी बचा हमारा 20 वोल्ट, ठीक है। कोई भी हमारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट हुआ जिसके कारण दो फेज जो है हमारा, इसका वोल्टेज क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, इसमें 20 बचा, इसमें 20 बचा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला फेज यानी जो एक और फेज है, इसमें हमारा जो वोल्टेज है ये मान लीजिए हमारा 220 वोल्ट है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सिंगल फेजिंग, ठीक है, यानी मोटर के अंदर सिंगल फेजिंग अकर हो गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हमारा मोटर तो रन करता ही करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग लोड कितना तक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है 50% ऑफ द रेटेड लोड, ठीक है, इसका आंसर होगा 50% ऑफ द रेटेड लोड। यानी जब हमारे सिस्टम के अंदर सिंगल फेज अकर होता है तो उसमें 50% से ज़्यादा हम लोग लोड नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए अभी मैंने बताया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है बेसिकली हमारा एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क मेथड है, यानी इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये बहुत ही हाई होता है, ठीक है। टीएस मतलब स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है हमारा बहुत ही हाई होता है, और टॉर्क को जब हम लोग इंक्रीज करना होता है तो R2 यानी रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा टॉर्क भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क को बढ़ाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका आंसर हो जाए ए, यानी रोटर के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन थोड़ा याद करके रखिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको काम आएगा। यहाँ से टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के जो हमारा कांस्टेंट है वो मैं बताऊंगा क्या वैल्यू होता है इसका, ये होता है वीपी यानी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वीएस कर दीजिए, सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर इनटू एस यानी स्लिप इनटू R2 यानी रोटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x2 होता है, नहीं रोटर रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का कुछ रिलेशन याद करना है जिससे आपको बहुत ही जो क्वेश्चन है यहाँ रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और मैंने इंडक्शन मोटर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने एक वीडियो ही बनाया है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया मैंने, स्लिप के बारे में बताया है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, मैक्सिमम टॉर्क कब होता है इंडक्शन मोटर का, उसके बाद जो हमारा स्लिप का वैल्यू कितना होता है मैक्सिमम टॉर्क पे, ये सब मैंने बताया उस वीडियो में। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, अप्रॉक्स 7 से 8 मिनट का वीडियो है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा और MCQ क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो कि रेटेड टॉर्क पे रन कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रैक्टिकली समझने के लिए डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, इसमें हमने सप्लाई दिया 3 फेज यानी RYB, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा यानी प्रोड्यूस होगा, इसके बगल में हमारा रोटर होता है जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो है रोटर के अंदर हमारा एक EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमारा जो इन तीनों सप्लाई में से एक सप्लाई जो है हमारा इंटरप्ट हो गया यानी बर्बाद हो गया, या फिर हमारे मोटर के अंदर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा R फेज जो है मोटर के अंदर नहीं जा रहा है, तो यहाँ सबसे पहले समझिए यहाँ पे बचा कितना, 2 फेज, तो 2 फेज पे हमारा मोटर क्यों चलेगा। यहाँ पे देखिए 2 फेज जो होता है, 3 फेज में अगर हम लोग 2 फेज पे भी चलाएंगे तो मोटर हमारा रोटेट करता है, क्यों, क्योंकि हमारा 2 फेज जो होता है बेसिकली फेज डिफरेंस जनरेट करता है, और फेज डिफरेंस जनरेट होने के कारण क्या होता है, हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है बेसिकली हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं अलग से, जिसके कारण जो है हमारा 2 फेज बन जाता है, और 2 फेज होने के कारण क्या होता है, फेज डिफरेंस हमारा 90 डिग्री का हो जाता है, और 90 डिग्री होने के कारण क्या होता है कि हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए ये हमारा एक सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, सिंगल फेज मोटर है हमारा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो सिंगल फेज साइनसोडियली कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, यानी अपने आप को ये क्या करता है, रिवर्स करता है, यानी रिपीट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी ये मान लीजिए हमारा वाइंडिंग है, वाइंडिंग कोर के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है, इसके अंदर हम लोग जब AC सप्लाई देंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा
ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक बार में नॉर्थ और साउथ, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा यहाँ पे देखिए माइनस यानी नेगेटिव में जाएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो पोलैरिटी है चेंज हो जाएगा, यानी साउथ एंड नॉर्थ, फिर उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ, यानी ये अपने आप को क्या करता है, पल्सेट करता है, यानी एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है जिस तरह से, जैसे कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में होता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा स्टार्टिंग नहीं होता, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एक और अलग से हम लोग वाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है। यानी हमारा बेसिकली 2 फेज इंडक्शन मोटर बन जाता है ये। और जैसा आपको पता है कि 2 फेज में जो होता है हमारा फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होने के कारण क्या होता है, हमारा यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको कि एक हमारा 3 फेज मोटर है, ठीक है, जिसका एक सप्लाई जो है इंटरप्ट हो गया, यानी कट हो गया, ठीक है, यानी यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटली हमारा कट हो गया। अब बचा क्या है हमारा, 2 फेज, ठीक है। अब इन 2 फेज के कारण हमारा इंडक्शन मोटर घूमेगा। अभी मैंने बताया कि क्योंकि 2 फेज अगर देंगे किसी भी मोटर के अंदर तो वहाँ पे क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हमारा मोटर रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 3 फेज मोटर का अगर एक सप्लाई हमारा इंटरप्ट हो गया है तो उस सिचुएशन में हमारा मोटर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, द मोटर कीप्स ऑन रनिंग बट ड्रॉ मोर करंट। अब मोटर क्यों रन करेगा 2 फेज सप्लाई पे भी, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और करंट ड्रॉ क्यों ज़्यादा करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा वैल्यू कम हो गया, एक फेज हमारा कट हो गया, तो सिंपल सी बात है, इसको पहले मान लीजिए मिल रहा होगा 600 वोल्ट, ठीक है, तो अब तो कुछ कम ही मिल रहा होगा, 400 वोल्ट मिल रहा होगा, नहीं तो 350 वोल्ट मिल रहा होगा, यानी जितना इसको चाहिए एनर्जी उतना नहीं मिल पा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये करंट ज़्यादा ड्रॉन करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है whenever any polyphase इंडक्शन मोटर इज लोडेड। देखिए एक हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसको हम लोग लोड दे रहे हैं, नहीं उसमें लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो लोड लगाने के बाद इन चारों ऑप्शन में से क्या होता है मोटर के अंदर, तो इसका आंसर होगा डी, रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है फॉल होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे फॉल होता है रोटर के अंदर, मैंने बताया था रोटर फ्रीक्वेंसी जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश इक्वल टू एस इंटू एफ, और जहाँ पे एस है हमारा स्लिप, ठीक है, और स्लिप बेसिकली हमारा वेरी करता है 0 से लेके 1 तक, ठीक ना। और यहाँ पे एफ जो है हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी जो हम लोग 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, तो उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है हमारा इंडियन में 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे जो स्लिप का वैल्यू है 3% है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/100, क्योंकि परसेंट है तो परसेंट को हटाएंगे तो 3/100 हो जाएगा इंटू 50। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा ये 1.5 हर्ट्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है कि स्लिप का वैल्यू आप 3% ही लेके चले, 2% भी 5% भी जितना आपको लेना है, ठीक है। उस बेसिस पे आप कभी भी फ्रीक्वेंसी निकालिएगा रोटर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो दे रहे हैं उससे हमारा हमेशा कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बढ़ जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका फॉल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इफ द रोटर इज ओपन इन स्क्वायरल गेज मोटर इट। देखें स्क्वायरल गेज मोटर मैंने बताया, इसका देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। बेसिकली जो हमारा स्क्वायरल गेज, ये केज जो नाम पड़ा, केज का मतलब होता है एक पिंजड़ा, ठीक है, यानी जैसे पैरोट ये सब पालते हैं तो उसको पिंजड़ा में पैक करते हैं हम लोग, रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसका जो डिज़ाइन होता है यानी रोटर का जो डिज़ाइन होता है ये कुछ पिंजड़ा की तरह होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होता है, ये मान लीजिए हमारा ये रोटर है, उसमें जो स्लॉट कटा होता है ये हमेशा स्क्यूड होता है, ठीक है, यानी ये टेढ़ा टेढ़ा होता है, ठीक है, यानी 45 एंगल पे होता है। पैरेलल इसको हम लोग नहीं रखते हैं, पैरेलल अगर हम लोग रखेंगे यानी इस तरह से स्ट्रेट लाइन रखेंगे रोटर के अंदर तो हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉगिंग, ठीक है, कॉगिंग नहीं तो मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक है। इसलिए हमारा जो रोटर का जो ये कंडक्टर होता है ये पैरेलल नहीं होके स्क्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल लैंग्वेज में स्क्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरह से जो हमारा कंडक्टर होता है ये आपस में, तो नॉर्मल केस में ये शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, बाय द एंड रिंग, ठीक है, ताकि हमारा सर्किट जो है पूरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो
केज है, ठीक है, स्क्वायरल गेज मोटर है, उसका अगर रोटर ओपन रहेगा यानी कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। देखिए, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बना देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रहेगा, इसको हम लोग इन रिंग से क्या है, शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सर्किट इनकम्प्लीट होगा, यानी ये क्लोज लूप नहीं है, तो क्लोज लूप नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ कोई भी इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा मोटर जो है नहीं चलेगा। तो इसका आंसर होगा सी, मोटर विल नॉट रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि एक हमारा इंडक्शन मोटर है जो कि 720 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, तो इसमें पोल जो है यानी नंबर ऑफ पोल कितना होगा। देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है NS इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई P, ठीक है। अब यहाँ से पोल निकालना है, तो पोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 120F डिवाइडेड बाई NS हो जाएगा। अब देखिए, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है। अब जब ऐसे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा तो आपको 50 हर्ट्स लेकर के चलना होता है, एज्यूम करके 50 हर्ट्स लेके चलना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए NS जो है हमारा स्पीड दिया हुआ है 720 आरपीएम, ठीक है। और यहाँ देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से चला जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 8, ठीक है। अप्रॉक्स 8 आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट 8 पोल कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 8 पोल, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर इस तरह से सिचुएशन रहेगा तो आपको जो आ रहा है 8 आ रहा है तो 8 पोल मार देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया नहीं, तो फ्रीक्वेंसी दिया नहीं तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो प्रिंसिपल है, यानी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ मैच करता है। देखिए, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जिस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है, ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, और इस कोर के ऊपर क्या होता है, वाइंडिंग किया हुआ रहता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी साइड में हम लोग सप्लाई देते हैं। मान लीजिए हमने 11 kV दिया, ठीक है। ये मान लीजिए स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 11 kV है, तो इधर हमारा आउटपुट में क्या मिलेगा, 400 वोल्ट, नहीं तो 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इस वाइंडिंग में जैसे ही हमारा सप्लाई जाता है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इस सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक होता है, लिंक होने के कारण हमारा आउटपुट में जो है क्या होता है, वोल्टेज मिलने लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, ट्रांसफार्मर विथ शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी। अब देखिए, शॉर्ट सर्किटेड क्यों होगा, अब जब तक हम लोग ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में लोड नहीं देंगे तब तक हमारा आउटपुट नहीं मिलता है, यानी यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज मिल रहा है ये नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सर्किट जो है हमारा क्लोज नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी जब तक हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तब तक हमारा वो वर्क नहीं करेगा, यानी आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है ये हम लोग को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंस लगा करके, यानी रोटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करके हम लोग इसका स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इस मेथड में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए, इस मेथड में बेसिकली जो है हमारा लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक हमारा एनर्जी डिसिपिएट होगा या फिर पावर डिसिपिएट होगा I²R फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, इस मेथड में हमारा लॉसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ रोटर रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द अदर मेथड। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करके, यानी रोटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करके इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिससे हमारा स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई मिलता है, ठीक है, यानी हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हम लोग को जो स्टार्टिंग में टॉर्क मिलता है बहुत हाई होता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R2, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस, यानी रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यानी रोटर रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा टॉर्क भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, द स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेज ड्यू टू द रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटर फ्रेम इन एन इंडक्शन मोटर इज यूज्ड टू। देखिए, इंडक्शन मोटर में हमारा जो होता है पहला स्टेटर वाइंडिंग होता है, तो स्टेटर वाइंडिंग आप देखे होंगे, एक हमारा ये फ्रेम होता है, फ्रेम के अंदर इस तरह से स्लॉट कटा होता है,
और स्लॉट के अंदर जो होता है हमारा वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो फ्रेम यूज़ कर रहे हैं बाहर का में, ये जो फ्रेम हुआ हमारा, इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है एज अ रिटर्न पाथ फॉर द फ्लक्स, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये याद करने का चीज़ है, इसमें कुछ वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा इंडक्शन मोटर है जिसमें हमारा शाफ्ट है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा शाफ्ट है, रोटर शाफ्ट है। ये प्रॉपरली जो है इम्बैलेंस, यानी एक जगह पे ये नहीं रोटेट कर रहा है। कहने का मतलब ये, आप साइकिल का टायर देखे होंगे, ठीक है। साइकिल का टायर देखिएगा, अगर नया साइकिल लीजिएगा तो उसका जो टायर को डबल स्टैंड पे खड़ा करके जब आप घुमाइएगा तो देखिएगा वो एक लाइन में घूमेगा, ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में घूमेगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा साइकिल है जो मतलब बहुत ही गड्ढे में गिरा हुआ है, फिर इधर उधर मतलब रफ जगह पे यूज़ किया गया है, तो उसमें जब हमारा टायर घूमेगा तो देखिएगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाल, ठीक है। यानी जो टायर है वो हमारा टाल हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंडक्शन मोटर का अगर जो शाफ्ट है या फिर रोटर का जो शाफ्ट है ये इम्बैलेंस रोटेट कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है, ठीक है, एक जगह पे ये नहीं घूम रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं घूम रहा है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। एयर गैप जो है वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। और एयर गैप क्या होता है? एयर गैप देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही, ये मान लीजिए हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, यहाँ पे हमारा वाइंडिंग किया हुआ रहता है स्टेटर के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, जिसके कारण हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएस, ठीक है। एनएस स्पीड पे हमारा रोटेट करता है वो। और यहाँ पे होता है हमारा रोटर, और इसके ऊपर भी हमारा वाइंडिंग किया हुआ रहता है रोटर के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है यहाँ पे, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एयर गैप, ठीक है। और एयर गैप मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि एयर गैप जिस मोटर में जितना कम रहेगा उसका पावर फैक्टर उतना ही बेटर होता है। इसलिए इंडक्शन मोटर का एयर गैप जो है कम से कम हम लोग डिज़ाइन करते हैं, यानी कम से कम एयर गैप हो, जिसके कारण पावर फैक्टर हमारा बेटर हो। अब देखिए पावर फैक्टर हमारा बेटर क्यों होगा, एयर गैप अगर हमारा मिनिमम होगा तो यहाँ पे देखिए 2 केस लेके चलते हैं। ये मान लीजिए हमारा पहला केस है, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, अब ये हमारा दूसरा केस है, ठीक है। यहाँ पे भी ये होगा हमारा स्टेटर वाइंडिंग, इसके ऊपर वाइंडिंग किया रहेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग। और बीच में होगा हमारा रोटर, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा रोटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, ठीक है, यानी एयर गैप जो है रोटर से लेके स्टेटर वाइंडिंग तक, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस केस में है हमारा, मान लीजिए ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर देखिए ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, यानी रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये फ्राइडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कारण होता है, यानी स्टेटर वाइंडिंग में जो हमारा फ्लक्स इंड्यूस हुआ इसके साथ लिंक होकर के ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो इसके बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, इस केस में देखिए ये जो हमारा बी केस है इसमें हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है रोटर और स्टेटर के बीच में, तो हमारा जो फ्लक्स लिंकेज होगा ये बहुत ही कम होगा, यानी इसको प्रॉब्लम होगा आपस में लिंक होने में। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा ईएमएफ जो है बहुत ही वीक होगा एक तरह से समझिए, ठीक है। तो यही रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एयर गैप जितना ज़्यादा होता है उसका पावर फैक्टर पुअर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको समझा नहीं पाया कि मैं क्या बोलना चाहता था। होता ये है कि नॉलेज जैसे आप किसी से सीख लीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन उस नॉलेज को किसी और को समझाना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, वो एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये अच्छे से समझा नहीं पाया, अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है एक हमारा 3 फेज वाउंड मोटर है, और वाउंड मोटर का दूसरा नाम है स्लिप रिंग, ठीक है, ये भी हमारा एक तरह स्लिप रिंग ही है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है वाउंड रोटर, ठीक है। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है हमारा, जिसके अंदर ब्रशेस जो कनेक्टेड होता है उसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ होता है। देखिए ब्रशेस की यूज़ करते हैं हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ये है हमारा रोटर, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था कि रोटर के अंदर जो है हम लोग एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3 स्लिप रिंग होता है, 3 स्लिप रिंग की मदद से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथ ही हमारा होता है ब्रश, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, एक्सटर्नल स्टार कनेक्टेड रजिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है फेज एडवांसर आर यूज्ड विथ इंडक्शन मोटर 2। देखिए फेज एडवांसर होता है क्या, इसको समझते हैं पहले। फेज एडवांसर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। पावर फैक्टर को
इम्प्रूव करने का कितना मेथड है, तो 3 तरह का मेथड होता है। सबसे पहला, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर या फिर दूसरा नाम है इसका सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। और इसका कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि ये ओवर एक्साइटेड होगा, यानी जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होगा ये ओवर एक्साइटेड होगा और नो लोड पे होगा, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर का ये खासियत है कि ओवर एक्साइटेड में जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया ट्रांसमिशन लाइन में, यानी पावर फैक्टर ट्रांसमिशन लाइन का पुअर है तो वहाँ पे हम लोग सिंक्रोनस मोटर या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ करके हम लोग उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करेंगे। दूसरा होता है हमारा कैपेसिटर बैंक, ठीक है, यानी जैसे इंडस्ट्री में हो गया या फिर हमारे घर में हो गया, जैसे पावर फैक्टर हमारा पुअर है, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा फेज एडवांसर, ठीक है। तो फेज एडवांसर हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है ये हमेशा लैगिंग होता है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर को हम लोग कैपेसिटर बैंक या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर या फिर सिंक्रोनस मोटर यूज़ करके हम लोग उसका पावर फैक्टर तो इम्प्रूव कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं फेज एडवांसर, ठीक है। और फेज एडवांसर जो होता है मोटर के अंदर ही होता है लगा हुआ या फिर बाहर में इनबिल्ट होता है, जो कि हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि फेज एडवांसर क्यों यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर में, तो इसका आंसर होगा डी, इम्प्रूव द पावर फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल इज नॉट अफेक्टेड थ्रू स्टेटर साइड। देखिए, हम लोग बेसिकली स्पीड कंट्रोल करते हैं मोटर का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इंडक्शन मोटर का अगर स्पीड कंट्रोल करना होगा तो हम लोग क्या क्या पैरामीटर को वेरी करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन पता होगा, NS यानी जो सिंक्रोनस स्पीड होता है 120F डिवाइडेड बाई P, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ दो ही टर्म है, यानी सिर्फ दो पैरामीटर, या तो पोल को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, ठीक है, या तो फिर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे, जिसके कारण हमारा स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो पोल तो हमारा डिज़ाइन, जब हम लोग मोटर को डिज़ाइन करते हैं उससे में हमारा जो पोल का यानी नंबर ऑफ पोल जो यूज़ करे वो तो हमारा फिक्स हो गया, यानी एक बार मोटर हमारा बन गया तो उसको हम लोग पोल को इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हम लोग सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर का जो सिंक्रोनस स्पीड है यानी जो फील्ड का स्पीड है उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल यूज़ करते हैं, हर मोटर के लिए स्पीड कंट्रोल चाहिए, ज़रूरी है ये। तो स्टेटर साइड से हम लोग क्या चीज़ को जो है हमारा नॉट अफेक्टेड होगा, तो ये होगा हमारा बी, चेंज ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, यानी स्टेटर साइड से हम लोग रोटर रेजिस्टेंस को चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे VP यानी VS यानी सप्लाई वोल्टेज, यानी सप्लाई वोल्टेज को भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हम लोग जो मोटर का जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा दो है ये तीनों मैच कर गया, जो भी मैंने बताया आपको फॉर्मूला के हिसाब से, या तो हम लोग पोल को चेंज करेंगे, या तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को, या तो फिर जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, थ्री फेज जो वोल्टेज दे रहे हैं उसको चेंज करेंगे, तो हमारा जो स्पीड है वो चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वीडियो में डाला है। बोल रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर होगा बी, रोटर एंड स्टेटर। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में क्या है, रोटर और आर्मेचर। तो इसको समझिए, रोटर और आर्मेचर में क्या अंतर होता है। ये है हमारा रोटर का साफ्ट, ठीक है, इस रोटर के साफ्ट के ऊपर हम लोग करते हैं वाइंडिंग, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म कहलाता है, यानी साफ्ट को लेकर के वाइंडिंग को लेकर के जो पूरा टर्म कहलाए, ये होता है हमारा आर्मेचर, ठीक है। तो इसके कारण हमारा जो आंसर होगा ये सिर्फ बी होगा, यानी एक हमारा रोटर होता है और एक स्टेटर होता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे होंगे यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आंसर ये भी मार सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है, नहीं इसमें कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि एक ऐसा लोकेशन है हमारा जहाँ पे एटमॉस्फेयर में या फिर आसपास में नमी है, यानी पानी हो सकता है या फिर कहीं से हमारा जो है पानी टपक रहा हो, तो वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग कोई मोटर यूज़ करते हैं तो मोटर का जो फ्रेम होगा या फिर जो बॉडी होगा वो किस तरह का होगा, तो इसका आंसर होगा बी, टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल, ठीक है। यानी जो हमारा बॉडी होगा वो पूरा मोटर को कवर करेगा, यानी जो वाइंडिंग है उसको पूरा कवर होगा, इसलिए इसका नाम पड़ा टोटली इनक्लोज्ड, यानी चारों तरफ से कवर होना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर ना घुसे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इंडक्शन मोटर, देखिए यहाँ पे IEM का मतलब वो इंडक्शन मोटर, मैंने शॉर्टकट में लिखा है एन इंडक्शन मोटर विथ लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट हैज़। देखिए एक हमारा इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इसमें जो स्लॉट है यानी स्टेटर वाइंडिंग में या फिर रोटर वाइंडिंग में जो स्लॉट है ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा केस 1 है, नहीं एक हमारा एक मोटर ये है, यहाँ पे मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। कुछ इस तरह से स्लॉट कटा हुआ रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखे होंगे उसको जब खोलते हुए रिपेयरिंग शॉप में। और एक जो हमारा मोटर है ये कुछ इस तरह से, देखिए इसमें जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है कुछ यहाँ से गैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इंडक्शन मोटर है हमारा एक ऐसा जिसमें जो स्लॉट है, नंबर ऑफ स्लॉट बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके पास क्या होगा, उसका जो कैपेसिटी हो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा बी, हाई ओवरलोड कैपेसिटी। यानी उसमें ओवरलोड को सहने का, यानी अगर मान लीजिए हमारा जो मोटर है ये 70 न्यूटन का टॉर्क जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर इसमें स्टेटर वाइंडिंग ज़्यादा होगा यानी स्लॉट ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा ये क्या है लोड को सह सकता है, यानी ओवरलोड कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए यहाँ पे ओवरलोड कैपेसिटी कैसे बढ़ जाएगा अगर हमारा नंबर ऑफ स्लॉट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे देखिए जितना ज़्यादा हमारा वाइंडिंग यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ टर्न होगा हमारा यहाँ पे, उतना ही ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हमारा क्या होगा, जो टॉर्क होगा मोटर का वो बहुत ही हाई होगा, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा टॉर्क। और स्ट्रॉन्ग टॉर्क होगा तो जितना अगर मोटर ओवरलोड भी होता है तो उस ओवरलोड को क्या करेगा, सह लेगा, यानी उसको बर्दाश्त करने का जो कैपेसिटी होगा वो बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग किसी भी फेज के अंदर, ठीक है, रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या एडवांटेज है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा सर्किट समझाता हूँ। ये मान लीजिए एक हमारा सर्किट है जो यहाँ पे हमारा है सोर्स, ठीक है, यानी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, पैरेलली कनेक्टेड है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारा लोड लगा हुआ है, ये लोड है हमारा। अब देखिए आपको पता है कि पैरेलल में हमारा वोल्टेज जो होता है सेम होता है, ठीक है, यानी वोल्टेज हमेशा सेम होता है लेकिन करंट हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है, यानी करंट हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। करंट जो होता है यानी आई का वैल्यू डिफरेंट होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये हमारा भी डिफरेंट ही होगा, मान लीजिए 10 ओम है और यहाँ पे हमारा 20 ओम है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं सिर्फ। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट का वैल्यू होगा ये डिफरेंट होगा और यहाँ पे भी जो करंट का वैल्यू है ये भी डिफरेंट होगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे हमारा अगर 10 एम्पियर है, ठीक है, 10 एम्पियर है हमारा यहाँ पे, तो इसके पास कुछ कम होगा यानी 8 एम्पियर होगा, नहीं तो 5 एम्पियर होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 3 फेज मोटर है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से 3 फेज होगा हमारा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं सप्लाई। तो किसी एक फेज में ये मान लीजिए हमारा आर वाई और ये बी है, किसी एक फेज में क्या है हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस ऐड, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, तो देखिए आपको पता होगा कि 3 फेज जो हमारा सप्लाई होता है इसके अंदर जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी तीनों फेज में जो वोल्टेज होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, यानी इक्वल नहीं होता है। कहने का मतलब ये अगर इसमें 200 वोल्ट है तो इसमें कुछ कम होता है, ये हमारा 180 होगा, नहीं तो 190 होगा, इसमें भी हमारा डिफरेंट होता है, यानी तीनों में जो वोल्टेज होता है ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो मशीन रन करेगा उसमें प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है। अगर दो फेज का हमारा वोल्टेज यूनिफॉर्म हो गया तो हमारा जो मोटर होगा वो क्या होगा, स्मूथ रन करेगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है कि इंडक्शन मोटर में अगर 3 फेज में से किसी एक फेज में पैरेलली रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बी, टू अचीव अ स्मूथ स्टार्टिंग, यानी जो स्टार्ट होगा मोटर बहुत ही स्मूथली स्टार्ट होगा। और रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस जो हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको क्या करेगा, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर शुड बी स्मॉल। देखिए जैसा मैंने बताया था आपको कि इंडक्शन मोटर के अंदर जो होता है हमारा एयर गैप होता है, वो एयर गैप हमारा कुछ नहीं, स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैपिंग होता है, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है इसी को बोलते हैं हम लोग एयर गैप, ठीक है। और एयर गैप में क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी है यानी बी,
फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली हमारा होता है फाई बाई एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी हमारा स्मॉल होना चाहिए, क्यों स्मॉल होना चाहिए, ताकि हमारा जो पावर फैक्टर है मोटर का वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, टू गेट गुड पावर फैक्टर, ठीक है। अगर एग्जाम में आप एयर गैप आता है, ठीक है, इंडक्शन मोटर से अगर एयर गैप आता है तो एयर गैप बेसिकली हम लोग कम रखते हैं, यानी कम से कम हो, ठीक है, ताकि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव हो, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ पे जो पावर फैक्टर से रिलेटेड कोई अच्छा ऑप्शन रहेगा, ठीक है, गुड पावर फैक्टर होगा, या फिर पावर फैक्टर इंप्रूव पावर फैक्टर करने के लिए यूज़ करते हैं एयर गैप, तो उसमें आप पावर फैक्टर का जो ऑप्शन होगा उसी को चूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है फॉर ए 50 HP मोटर द टाइप ऑफ रोटर विल बी प्रिफर्ड। देखिए यहाँ पे पहले समझते हैं, जैसा मैंने बताया था इंडक्शन मोटर हमारा दो तरह का होता है, पहला है हमारा स्क्वायरल गेज, ठीक है, और दूसरा है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो स्क्वायरल गेज में जो वैरायटी होता है, ठीक है, वैरायटी कहने का मतलब ये, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर जो होता है हमारा 25 HP, ठीक है, यानी स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में हमारा वैसा मोटर जो 25 HP तक का आता है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। और उसके ऊपर यानी 25 HP से ऊपर का जो मोटर होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वाउंड या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 50 HP का मोटर है, यानी 50 हॉर्स पावर का मोटर है, तो उसमें हम लोग जो रोटर यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा वाउंड रोटर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए जैसा मैंने बताया था कि स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर बेसिकली हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं तीन तरह का, पहला हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो कि 2 किलोवाट के लिए यूज़ करते हैं, यानी वैसा मोटर जिसका रेटिंग 2 किलोवाट होगा तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज़ करेंगे। दूसरा था हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, इसमें जो रेटिंग था ये था 5 kV से लेके 15 kV तक, यानी 5 किलोवाट से लेकर के 15 किलोवाट तक का जो मोटर होगा उसमें हम लोग स्टार और डेल्टा यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा था हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और ये स्टार्टर उस मोटर के लिए यूज़ करते हैं जिसका रेटिंग होता है 20 किलोवाट तक, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो किलोवाट दिया हुआ तो यहाँ पे HP निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए पहला केस क्या था हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए, ठीक है, DOL के लिए था, ये 2 किलोवाट था। तो पहले केस में मैंने इसीलिए बताया था आपको 746 वाट इक्वल टू होता है 1 HP, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 किलोवाट है तो इसको पहले वाट में चेंज करेंगे, यानी 1000 से इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2000 वाट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सीधे, 2000 वाट के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 746 इंटू 2000, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा HP में, इसका अप्रोक्स आएगा 2 HP, ठीक है। तो DOL स्टार्टर बेसिकली हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे जिसका रेटिंग हुआ 2 किलोवाट, नहीं तो 2 HP 3 HP, ये अप्रोक्स 5 HP तक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नहीं पता है कि कितने HP तक के लिए हम लोग वाउंड रोटर यूज़ करते हैं, सॉरी केज रोटर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर आपको पता होगा स्टार्टर के बारे में कि ये स्टार्टर इतने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो 3 स्टार्टर मैंने बताया था वो बेसिकली हम लोग केज मोटर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, स्लिप रिंग के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते, तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि इसका इतना HP तक होगा, यानी उतना HP तक का जो वैल्यू होगा वो केज रोटर यूज़ करेंगे, और उससे एबव जो होगा वो हमारा वाउंड रोटर के लिए होगा, ठीक है, उसमें हम लोग वाउंड रोटर यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू 3 फेज मोटर। देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, इट इज़ चीप रोबस्ट एंड नीड नो स्किल मेंटेनेंस, ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़िए, इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स अल्टरनेट एट द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, नहीं बिल्कुल गलत है ये हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में होता है, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, और सिंगल फेज जब हम लोग साइनसोडियल वेव इसके अंदर डालते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पल्सेट करता है, यानी एक बार नॉर्थ साउथ फिर साउथ नॉर्थ फिर हमारा नॉर्थ साउथ, तो इसी तरह के कारण हमारा जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तीसरा पढ़िए, सी ऑप्शन पढ़िए, द स्टेटर इज एक्सटर्नली कनेक्टेड रोटर, नहीं ये भी नहीं है, ये गलत है हमारा। डी पढ़िए, 3 फेज सप्लाई इज यूजुअली कनेक्टेड टू द रोटर, तो ये भी हमारा गलत है। 3 फेज सप्लाई हम लोग बेसिकली स्टेटर में देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर देते हैं, रोटर के अंदर नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर हैज़ द हाईएस्ट पावर टू द वेट रेशियो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 4 तरह का मोटर है, पहला है सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर मोटर और फिर इंडक्शन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। इंडक्शन मोटर यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर यहाँ पे इसका आंसर क्यों हुआ ये समझते हैं।
यहाँ पे बोल रहा है हमारा वेट रेशियो, ठीक है, यानी मोटर का जो वेट है उस हिसाब से जो पावर होगा इसका वो कंपेयर करना है। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर में बेसिकली हमारा डबली एक्साइटेड मशीन है, यानी डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर के अंदर और स्टेटर में देते हैं हम लोग एसी सप्लाई, ठीक है, यानी 3 फेज एसी सप्लाई। तो यहाँ पे रोटर के अंदर जब डीसी सप्लाई मिलता है, डीसी एक्साइटेशन मिलता है, इसके अंदर हम लोग डीसी शंट जनरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ एक्साइटर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, डीसी आई मीन सिंक्रोनस मोटर का जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसके पावर से, ठीक है, यानी पावर हमारा कम है, ठीक है, लेकिन जो वेट है मोटर का ये बहुत ही ज़्यादा है। वो वेट ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग शाफ्ट के ऊपर, यानी जो रोटर का शाफ्ट होता है वहाँ पे हम लोग डीसी शंट जनरेटर माउंटेड करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण हमारा जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। अब दूसरा देखिए कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर मोटर बेसिकली हमारा सिंगल फेज मोटर है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर जो है बहुत ही लाइट होता है, इसका वेट बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो पावर होता है वेट के हिसाब से बहुत कम होता है, ठीक है। और कैपेसिटर मोटर बेसिकली हम लोग सीलिंग फैन ये सब में यूज़ करते हैं। तीसरा देखिए इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में भी जो पावर होता है एज कम्पेयर टू वेट रेशियो ये बहुत कम होता है। और लास्ट हमारा यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर बेसिकली हमारा सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है, जो डीसी सीरीज मोटर है उससे ये सिमिलर होता है। तो इसी के लिए हमारा जो आंसर वो है डी हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बहुत ही हाई होता है। और यूनिवर्सल मोटर का जो खासियत है, इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये एसी और डीसी पे दोनों पे वर्क करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा यूनिवर्सल मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडक्शन मोटर में जो हमारा पल्सेटिंग लॉसेस और नॉइज जो होता है उसको हम लोग किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए लार्ज नंबर ऑफ इसका आंसर होगा बी लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्लॉट। देखिए नैरो स्लॉट का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, ये हमारा इस तरह से स्टेटर है, यहाँ पे जो वाइंडिंग कटा हुआ रहता है, ठीक है, वाइंडिंग स्लॉट कटा होता है, ये नैरो यानी बहुत ही पास होना चाहिए, ठीक है। ये जितना पास होगा उतना जो है जो लॉसेस होगा मशीन का, यानी जो इंडक्शन मोटर का जो लॉसेस होगा और नॉइज होगा ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लार्ज नंबर ऑफ नैरो स्लॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिएक्टेंस पर फेज एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस पर फेज ऑफ एन इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मोटर में बोल रहा है 3 फेज यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी वाइंडिंग में हमारा 3 फेज वाइंडिंग होता है हमारा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो देखिए रिएक्टेंस जो होता है हमारी एक्स का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रिएक्टेंस का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा बी क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है लेकिन रिएक्टेंस हमारा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर फॉर एन इंडक्शन मोटर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। देखिए ये मैंने बताया था टॉर्क जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वीएस यानी सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, मैक्सिमम रनिंग टॉर्क, यानी स्क्वायर सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड होता है हमारा टॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे और भी टर्म देखिए स्लिप जो होता है हमारा बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS, ठीक है। और ये हमारा होता है 0 से 1 तक। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। स्टैंड स्टिल यानी जब हमारा रोटर रुका हुआ है तो वहाँ पे स्लिप का वैल्यू 1 होता है हमेशा। टॉर्क जब हमारा मैक्सिमम होगा यानी मैक्सिमम टॉर्क एक कंडीशन होता है इंडक्शन मोटर में कि मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क हमारा तब होता है जब रोटर रेजिस्टेंस यानी रोटर रिएक्टेंस इक्वल टू रोटर रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, यानी R2 इक्वल टू X2 हो जाता है। और मैक्सिमम टॉर्क पे जो स्लिप का वैल्यू होता है ये 1 होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंक्रोनस स्पीड बेसिकली NS होता है और NS को हम लोग लिखते हैं 120F डिवाइडेड बाय P, ठीक है, जहाँ पे F जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है सप्लाई फ्रीक्वेंसी और P जो है हमारा नंबर ऑफ पोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मोटर मेंटेनेंस टू इज टू कीप। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है कि हमारा एक मोटर है जिसके मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा क्या हम लोग केयर करेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये हमारा ए है, इट इज़ क्लीन एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन मटेरियल, ठीक है, यानी हमारा मोटर जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए और बाहर का कोई भी फॉरेन मतलब होता है बाहर, ठीक है, यानी बाहर का कोई भी मटेरियल उसके अंदर नहीं होना चाहिए, यानी डस्ट जैसे डस्ट हो गया या फिर कुछ और भी चीज़ छोटा मोटा टुकड़ा हो गया लोहा का, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप पूछे यहाँ पे कि ये जो 3 ऑप्शन है यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया। तो देखिए मेंटेनेंस पूछ रहा है यहाँ पे, मेंटेनेंस में हम लोग इंसुलेशन नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है, वाइंडिंग जो यूज़ कर रहे हैं अंदर में कॉपर वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वायर का जो इंसुलेशन है ये तो हम लोग मेजर नहीं कर सकते ना ये मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है, कि वो लीकेज है फिर क्या है। दूसरा है हमारा चेक रेगुलर लाइन वोल्टेज, ये भी नहीं करेंगे, ये तो मेंटेनेंस होगा नहीं हमारा, ये मेंटेनेंस में तो आता नहीं है। अब देखिए रेगुलर लुब्रिकेशन, तो ये हमारा मेंटेनेंस में आता है, लेकिन यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है,
ये होगा हमारा ए, ठीक है। मेंटेनेंस में लुब्रिकेशन जो है यहाँ पे टर्म, लुब्रिकेशन बेसिकली यहाँ पे जो बियरिंग यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो बियरिंग के लिए क्या करेंगे, हम लोग को खोलना पड़ेगा पूरा मोटर, क्या होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तब हमारा जाके लुब्रिकेशन होगा। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारा 3 फेज एसी मोटर है और उसका हम लोग डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये मान लीजिए हमारा मोटर है, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग रोटेट करवाएं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, यानी रिवर्स डायरेक्शन में। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इंटरचेंजिंग एनी टू ऑफ द सप्लाई। देखिए ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग है 3 फेज मोटर का, ठीक है, और यहाँ से हम लोग देते हैं सप्लाई 3 फेज। 3 फेज क्या होगा हमारा, आर हो गया, वाई हो गया और बी हो गया। मान लीजिए इस सिचुएशन में हमारा जो मोटर रोटेट कर रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग इंटरचेंज करते हैं, ये आर वाला जो फेज है ये वाई में जोड़ देते हैं और वाई वाला फेज जो है यहाँ पे ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा मोटर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। वही हमारा डीसी मोटर में कैसे हम लोग रिवर्स करते हैं डायरेक्शन, या तो फील्ड वाइंडिंग का जो पोलैरिटी है उसको चेंज करके, नहीं तो फिर आर्मेचर का जो पोलैरिटी है उसको चेंज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि डीसी मोटर में हम लोग कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं सप्लाई टर्मिनल का पोलैरिटी चेंज करके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। डीसी मोटर में जो डायरेक्शन चेंज होगा वो सिर्फ फील्ड का जो पोलैरिटी है, नहीं तो आर्मेचर का जो पोलैरिटी है उसको चेंज करके करते हैं। सप्लाई का जो पोलैरिटी है उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। उसको चेंज करेंगे तो हमारा मोटर जो है उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में वो पहले से रोटेट कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन चारों मोटर में से ऐसा कौन सा मोटर है जिसका स्पीड कंट्रोल का जो अरेंजमेंट होता है, यानी जो स्पीड कंट्रोल करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसका आंसर होगा डी, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मोटर में जो हमारा स्पीड कंट्रोल होता है ये बेसिकली NS = 120F डिवाइडेड बाई P होता है हमारा। यानी इंडक्शन मोटर का स्पीड जो है हम लोग सिर्फ 2 पैरामीटर को वेरी करके कर सकते हैं। पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। और दूसरा है हमारा पोल, यानी नंबर ऑफ पोल्स। देखिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस मोटर में कम पोल होगा यानी पोल पेयर कम होगा तो मिनिमम पोल पेयर कम कितना होगा, तो 2, ठीक है। यानी 2 पोल का मशीन जो होगा इसका मैक्सिमम जो स्पीड होगा मैक्सिमम स्पीड होगा, और 2 पोल का जो मोटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं टर्बो मोटर, ठीक है। यानी ये इसका जो अप्रोक्स स्पीड होता है ये 3000 RPM तक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसका होता है, तो स्क्वायरल गेज का। क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायरल गेज में हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करके वेरी कर सकते हैं, क्योंकि पोल तो हमारा फिक्स हो गया है। पोल जब हम लोग मोटर को डिज़ाइन करेंगे उस समय हमारा फिक्स हो जाता है, बाद में हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके, तो ये हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना या फिर घटाना। उसके बाद है हमारा सप्लाई वोल्टेज, यानी सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे तो हमारा मोटर का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसके लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, यानी कॉस्ट जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए यहाँ पे स्लिप रिंग एक और जो मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है हमारा। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बेसिकली हम लोग रोटर के अंदर रेजिस्टेंस ऐड करके जो है इजिली हम लोग इसका स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्पीड कंट्रोल मेथड होता है हमारा स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द स्टार्टिंग एन इंडक्शन मोटर विथ ए डेल्टा कनेक्शन। देखिए इंडक्शन मोटर में जो हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं स्टार और डेल्टा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो कनेक्शन होता है स्टार्टर का, पहले ये स्टार में होता है और फिर बाद में हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज़ करके ऑटोमेटिक जो है डेल्टा में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हम लोग हमेशा स्टार में ही क्यों कनेक्ट करते हैं मोटर को स्टार्टिंग में, डेल्टा में क्यों नहीं करते हैं। यानी डेल्टा पहले डेल्टा में हम लोग कनेक्ट करेंगे उसका स्टार में, तो ऐसा कनेक्शन हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं मोटर में, कोई भी मोटर हो, डीसी हो फिर एसी हो, वो बेसिकली स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी आर्मेचर करंट यानी आईए जो स्टार्टिंग में होता है, अगर हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे, डायरेक्ट अगर हम लोग प्लग में मोटर को अगर कनेक्ट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण क्या होगा, सबसे पहला तो जो हमारे घर में जो अदर एप्लियंस है, जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, फिर इंडस्ट्रियल में जैसे बड़ा बड़ा मोटर होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है।
क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो अदर जो हमारा एप्लियंस है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो हमारा सब स्टेशन है, ठीक है, अगर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो सब स्टेशन को एक प्रॉब्लम होता है, जिससे आपका जो बिजली बिल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी वो आप पे ज़्यादा चार्ज लगाएगा, क्योंकि आपके घर में या फिर आपका जो इंडस्ट्री है जो भी है वो वहाँ पे ज़्यादा करंट जो है ड्रॉन हो रहा है। तो करंट को यानी आर्मेचर करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए कनेक्शन जो है, अगर आप कनेक्शन पढ़े होंगे स्टार और डेल्टा, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी नहीं है, समझाने लायक नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो हमारा स्टार कनेक्शन होता है इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन होता है ये, ठीक है। स्टार कनेक्शन बेसिकली हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम लोग एक न्यूट्रल पॉइंट नेसेसरी होता है, जैसे ट्रांसफार्मर में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें हमारा न्यूट्रल पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे हम लोग स्टार कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी मैं ट्रांसफार्मर पे बनाऊंगा तो जितना भी कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, स्कॉट कनेक्शन हो गया, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ये सब सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए ये हमारा स्टार कनेक्शन है, यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है ये होता है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। तो अभी इसको भूल जाइए आप। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फेज है ये मान लीजिए आर है, ये वाई है और ये हमारा ये वाई और ये बी, ठीक है। अब देखिए स्टार कनेक्शन में होता क्या है, हमारा जो लाइन करंट होता है, लाइन करंट बराबर होता है हमारा फेज करंट, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होता है आईपीएच, फेज वोल्टेज को हम लोग आईपीएच से नोट करते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमारा VL होगा यानी लाइन वोल्टेज, ठीक है। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो समझना तो समझ भी सकते हैं। VL बराबर होता है हमारा यानी लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 फेज वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब स्टार का कनेक्शन समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फेज जो है 3 फेज है, तो अगर आप यहाँ से फेज लगाएंगे यानी जो फेज वोल्टेज होगा ये लाइन वोल्टेज से क्या होगा, √3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में आप डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी हमारा वोल्टेज जो है स्टार कनेक्शन में वो स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है यानी कम होता है, ठीक है। अब वोल्टेज कम है तो सिंपल सी बात है वहाँ पे जो करंट होगा वो कम होगा, ठीक है, यानी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्टर का बेसिकली काम क्या है कि स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना। लेकिन वही अगर हम लोग डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो देखिए डेल्टा में जो होता है हमारा कुछ इस तरह से कनेक्शन होता है, ट्रायंगल शेप में होता है ये, और यहाँ से हम लोग लेते हैं कनेक्शन, ठीक है। ये 3 फेज है, डेल्टा कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल नहीं होता, ये आर हो गया, वाई हो गया और बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन समझते हैं हम लोग। डेल्टा में क्या होता है, हमारा लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। और लाइन करंट बराबर होता है हमारा √3 फेज करंट, ठीक है। तो ये रिलेशन है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो वहाँ पे हमारा जो है स्टार में जो होता है वोल्टेज जो है हमारा कम हो जाता है, स्टार्टिंग में वोल्टेज कम होगा तो करंट भी हमारा कम हो जाएगा, लेकिन डेल्टा में हमारा क्या होगा, वोल्टेज हाई रहेगा तो हमारा करंट भी हाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अब आप पूछिएगा कि यहाँ पे हमारा फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फेज है आर है, ठीक है। मान लीजिए इसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ये है IR, ठीक है। इसमें है IY और इसके अंदर है IB, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये फेज है, यानी यहाँ पे देखिए ये तीनों वाइंडिंग जो है आपस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट है, ठीक है। यानी एक फेज डिफरेंस है 120 डिग्री का, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फेज करंट, ठीक है। यानी इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा ये है हमारा फेज करंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस बना हुआ है। और जो बाहर वाला है ये जो हमारा एरो है इधर बाहर का, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन करंट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है हमारा, तो इसका आंसर होगा सी, द स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेज एंड द मोटर रन विद जर, ठीक है। यानी हमारा वोल्टेज इंक्रीज होगा, डेल्टा में वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, हमारा मोटर पे जो है ज़्यादा करंट ड्रॉन करेगा आर्मेचर, तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, टॉर्क हाई होगा। टॉर्क हाई होने के कारण क्या होगा, हमारा मोटर जो है एक जर्क दे करके यानी एक झटका दे करके स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है द इंडक्शन मोटर विच आर प्रोवाइडेड विद ओपन स्लॉट हैव। देखिए इंडक्शन मोटर में हम लोग ओपन स्लॉट यूज करते हैं, ठीक है। ओपन स्लॉट क्यों यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे
ओपन स्लॉट बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक लॉकिंग, यानी मशीन के अंदर हमारा मैग्नेटिक लॉकिंग या फिर कॉगिंग ना हो, कॉगिंग और क्रॉलिंग ना हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओपन स्लॉट, ठीक है। और ओपन स्लॉट बेसिकली इसका और भी एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेज है, जब आप पढ़िएगा टेक्स्ट बुक में तो वहाँ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे जो बेसिक रीज़न है, ये मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड होता है, यानी होने नहीं देता मशीन के अंदर, ठीक है। और ओपन स्लॉट देने से जो हमारा ब्रेक डाउन टॉर्क जो होता है ये ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी ब्रेक डाउन टॉर्क बढ़ जाता है। अब देखिए ब्रेक डाउन टॉर्क क्या होता है, ब्रेक डाउन टॉर्क क्या किसे बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन टॉर्क का जो है डेफिनेशन दे दिया है, ठीक है। तो ब्रेक डाउन टॉर्क क्या कहता है, द ब्रेक डाउन टॉर्क इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टॉर्क अवेलेबल बिफोर द टॉर्क डिक्रीजेज व्हेन द मशीन कंटिन्यू टू एक्सेलरेट टू द वर्किंग कंडीशन। देखिए क्या बोलता है, मान लीजिए एक हमारा मोटर है, ठीक है, ये हमारा मोटर है और इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क है, यानी जो मशीन का मैक्सिमम टॉर्क है जनरेट करने का कैपेसिटी, ये हमारा 70 न्यूटन, ठीक है। 70 न्यूटन मीटर का ये जो है टॉर्क जनरेट कर रहा है, यानी मैक्सिमम टॉर्क है इसका। अब क्या है कि हमारा मोटर जो है अपने मैक्सिमम कंडीशन पे रन कर रहा है, ठीक है, यानी मैक्सिमम लोड को, जितना ये लोड ले करके चल सकता है उस लोड को ये कैरी करके चल रहा है। अब मान लीजिए हम लोग लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा मोटर तो सिर्फ 70 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करेगा ना, यानी हमारा लोड बढ़ रहा है लेकिन टॉर्क हमारा कांस्टेंट है, यानी कैपेसिटी नहीं है मोटर के पास कि टॉर्क को इंक्रीज करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा टॉर्क जो है कम होने लगता है, यानी घटने लगता है, टॉर्क घटेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हमारा ब्रेक डाउन टॉर्क, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा जो टॉर्क है वो ब्रेक होता है। और ओपन स्लॉट प्रोवाइड करने से हमारा जो ब्रेक डाउन टॉर्क होता है वो मशीन का बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ सिंगल फेजिंग अकर्स इन डेल्टा कनेक्टेड मोटर। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि हम लोग मोटर के लिए एक स्टार्टर यूज करते हैं, स्टार डेल्टा, ठीक है। यानी जब हमारा मोटर स्टार्टिंग में जब कनेक्टेड होता है वो स्टार कनेक्शन में होता है, और फिर जैसे ही वो 70 से 80% जब स्पीड पिकअप कर लेता है तो फिर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से क्या होता है वो ऑटोमेटिक डेल्टा कनेक्शन में चला जाता है। अब बोल रहा है कि हमारा एक मोटर है जो डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, यानी इस कनेक्शन के अंदर है और वहाँ पे सिंगल फेज अकर हो गया है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, तो इसका आंसर होगा वन फेज विल बी सीरियसली ओवरलोडेड एंड टू अदर्स विल बी स्लाइटली ओवरलोडेड। देखिए कैसे होगा ये, डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है हमारा, और यहाँ से हम लोग 3 फेज जो है सप्लाई दे रहे हैं मोटर के अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए सिस्टम के अंदर कोई भी फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज है, यानी ये आर हो गया, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आर फेज हो गया हमारा, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा बी है और ये हमारा वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ जो बी का फेज है और वाई का जो फेज वोल्टेज है ये बहुत कम हो गया, मान लीजिए इसमें 20 वोल्ट बचा और इसमें भी हमारा 20 वोल्ट बचा, ठीक है, यानी इन दोनों का जो वोल्टेज है बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। लेकिन जो हमारा एक फेज है, जो आर फेज है, इसमें जो हमारा वोल्टेज है वो पूरा का पूरा जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं आउटपुट में जो पहला था वही मिल रहा है, यानी मान लीजिए इसमें हमारा 220 वोल्ट मिल रहा है सप्लाई। तो इस केस को बोलते हैं हम लोग सिंगल फेजिंग, ठीक है, यानी हमारा 2 फेज जो है फॉल्ट के कारण आउटपुट 0 दे रहा है लेकिन हमारा एक फेज जो है सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, ऐसे फॉल्ट में क्या होता है, हमारा एक फेज सीरियसली ओवरलोडेड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हमारा पूरा जो मोटर है वो करंट कहाँ से ड्रॉन करेगा, एक फेज से करेगा, और बाकी जो हमारा दो फेज जो है ये स्लाइटली ओवरलोडेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द सर्कल डायग्राम। देखिए सर्कल डायग्राम हमारा एक टॉपिक है, ठीक है, एक तरह का टॉपिक है इंडक्शन मोटर में, जो बेसिकली जो उसका डिज़ाइन होता है एक तरह सर्कल तरह, मतलब ग्राफ बनता है हमारा, और ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, सेमी सर्कल की तरह बनता है। इसी बेसिस पे इसका नाम पड़ा है सर्कल डायग्राम, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा सर्कल डायग्राम जो है किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है हमारा रोटर करंट, ठीक है, और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मैं I2 लिख देता हूँ, I2 का मतलब हो गया रोटर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रोटर करंट डायग्राम से, आई मीन सर्कल डायग्राम से हम लोग क्या चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग इस डायग्राम से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सर्कल डायग्राम से बेसिकली जो है जितना भी इंडक्शन मोटर का परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सर्कल डायग्राम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा इफिशिएंसी भी फाइंड आउट हो जाएगा, पावर फैक्टर भी आ जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है हमारा परफॉर्मेंस है, ठीक है।
लेकिन फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम लोग ये जो मेथड है ये यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे मोटर के अंदर एक बियरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो शाफ्ट को क्या करता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है, सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और उसके अंदर मोटर के अंदर हमारा बेसिकली दो बियरिंग होता है, एक आगे में एक एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो बियरिंग जो है शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, अब शाफ्ट घूम रहा है तो बियरिंग भी घूमेगा, बियरिंग घूमेगा तो उसके अंदर क्या होगा, फ्रिक्शन कारण एक हीट जनरेट होगा, ठीक है। हीट जनरेट होगा तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बोल रहा है कि टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है सेफ लेवल का जो टेम्परेचर होगा बियरिंग का वो कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी, 95 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। 95 डिग्री से अगर अधिक होगा तो बियरिंग जो है बेसिकली हमारा मेटल है, ठीक है, और मेटल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड होने के कारण क्या होगा, जो शाफ्ट कनेक्टेड है हमारा रोटर का जो शाफ्ट कनेक्टेड है वो लूज हो जाएगा, और लूज होने के कारण क्या होगा, हमारा स्लिप होने लगेगा। तो 95 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इफ एन इंडक्शन मोटर इज टू बी रन ऑन द अनबैलेंस्ड लो सप्लाई देन इट शुड बी रन एट। देखिए अनबैलेंस लोड या फिर अनबैलेंस सप्लाई में क्या होता है, हमारा जो मोटर होगा वो लोअर स्पीड पे रोटेट करेगा, ठीक है, क्यों लोअर स्पीड में रोटेट करेगा, अनबैलेंस लोड है यानी जो उसको वोल्टेज मिल रहा है वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे स्पीड क्या होगा, हमारा हमेशा कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सर्ज मोटर रन्स एग्जैक्टली एट सिंक्रोनस स्पीड देन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं सर्ज मोटर। तो सर्ज मोटर बेसिकली हमारा एक बहुत ही डिफरेंट मोटर है हमारा एज कम्पेयर टू जितने भी एसी मोटर है और डीसी मोटर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताता हूँ मैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा मोटर है जो जिसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, तो ये है हमारा सर्ज मोटर, ठीक है। सर्ज मोटर का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है, ठीक है। अब देखिए सर्ज मोटर किस तरह से हमारा अदर मोटर से डिफरेंट होता है। बेसिकली सर्ज मोटर के अंदर भी हमारा एक स्टेटर होता है जैसे और सब मोटर में होता है, और दूसरा जो होता है हमारा रोटर होता है, ठीक है। लेकिन रोटर में बेसिकली हम लोग दो वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला हो गया W1 और दूसरा हो गया हमारा W2। पहला वाला जो वाइंडिंग होता है इसमें हम लोग देते हैं 3 फेज AC सप्लाई, ठीक है, यानी सर्ज मोटर हमारा एक AC मोटर है, ठीक है, और वो पॉलीफेज यानी 3 फेज मोटर है। इसमें हम लोग देते हैं AC सप्लाई, यानी पहले वाइंडिंग में देते हैं हम लोग AC सप्लाई, 3 फेज AC सप्लाई। और सब मोटर में क्या करते हैं हम लोग, AC सप्लाई जो है स्टेटर के अंदर देते हैं, रोटर के अंदर कभी भी नहीं देते हैं, इसलिए ये यूनिक मोटर है हमारा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद जो है ये यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा बगल वाला वाइंडिंग में, और बगल वाला वाइंडिंग जो होता है हमारा एक कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है, और इसमें हमारा 2 कार्बन ब्रश लगा रहता है, और यहाँ से हम लोग को मिलता है DC, ठीक है। कम्यूटेटर का बेसिकली काम क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना, और ये DC जो है सप्लाई देते हैं फिर लास्ट में हम लोग स्टेटर वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन है इसका, इस तरह से काम करता है। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये बेसिकली शंट मोटर से मैच करता है। शंट मोटर का क्या होता है, DC शंट मोटर का कांस्टेंट स्पीड प्लस कांस्टेंट टॉर्क होता है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा शंट मोटर की तरह होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जब हमारा व्हेन अ सर्ज मोटर इज एग्जैक्टली रन एट सिंक्रोनस स्पीड देन, तो इसका आंसर होगा D, इट बिहेव इन अ सेंस लाइक अ सिंक्रोनस मोटर विद अ कंपनसेटिंग वाइंडिंग फंक्शनिंग एट एज अ DC एक्साइटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टार्टिंग इफ एन इंडक्शन मोटर हम्स द प्रोबेबल काउजेज। देखिए यानी जब हम लोग इंडक्शन मोटर के अंदर सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, मोटर हमारा रोटेट नहीं कर रहा है, बस हम कर रहा है, ठीक है, यानी एक आवाज कर रहा है, एक नॉइज क्रिएट कर रहा है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है, ओपन सर्किट हो गया, अनइक्वल फेज रेजिस्टेंस हो गया, इंटर टर्न शॉर्ट सर्किट ऑन द रोटर, तो इसका आंसर होगा एनी ऑफ दी अबव, ठीक है, यानी D। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो कि नेक्स्ट मंथ में यानी मार्च के अंदर जो हमारा एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जेई का, SSC जेई का, तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना है वहाँ पे, तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। सबसे पहले मशीन की बात करते हैं। देखिए मशीन के अंदर जितना भी मोटर का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, यानी कौन सा मोटर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, वो आपके याद करना है, ठीक है, वो सब याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वो सिंगल फेज मोटर से, ठीक है, यानी सिंगल फेज मोटर में जैसे हमारा आ गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, या फिर जो हमारा स्प्लिट रेजिस्टेंस मेथड है, शेडेड पोल मोटर है, ये सब इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को देख लें, इससे क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद DC मोटर में आपका जितना भी मोटर आता है, जैसे सीरीज हो गया, संट हो गया, कंपाउंड हो गया, कम्युलेटिव हो गया, ये सब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब देख लीजिएगा।
उसके बाद जो है हमारा एनालॉगस सिस्टम को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे आने वाले एग्जाम में इसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे फोर्स करंट में एनालॉगस क्या होता है, जैसे फोर्स का होता है हमारा एनालॉगस करंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एनालॉगस सिस्टम देख लीजिएगा, एनालॉगस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये मोटर अगर मशीन से क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन किस बेसिस पे सेट होता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन पूछता है मशीन से तो ज़्यादातर क्वेश्चन मशीन से ही पूछेगा, और मशीन से जो क्वेश्चन आएगा ये मोटर के ऊपर आएगा, यानी ये वाला मोटर कहाँ यूज़ करते हैं, वो वाला मोटर कहाँ यूज़ करते हैं, इससे आएगा, ठीक है। तो मोटर का जितना भी एप्लीकेशन है एसी और डीसी सब देख लीजिएगा। उसके बाद अगर नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल बेस पे, अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको बेसिकली जो डेरिवेशन है, टॉर्क हो गया, उसका ईएमएफ इक्वेशन हो गया, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बन जाएगा, नहीं तो फिर आप इक्वेशन देख लीजिएगा जाने से पहले। उसके बाद मशीन देखिए, आई मीन पावर सिस्टम जो है हमारा, पावर सिस्टम से जो क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर हमारा स्विच गियर से आता है, ठीक है। स्विच गियर मैंने बताया नहीं है आपको, तो इसको मैं फ्यूचर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। स्विच गियर हो गया जो भी, उसमें ट्रांसमिशन लाइन से आएगा, जनरेशन से आएगा। ये सब जो हमारा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए आप, ठीक है। नया चीज़ जितना भी है उसको आप नहीं पढ़िए, वही बेटर होगा। और वही सब जितना भी डेरिवेशन है आपका, उसके बाद फिर मशीन। सबसे ज़्यादा मैं मशीन को आपको बोलूँगा मशीन देखिए, क्योंकि मशीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अल्टरनेटर हमारा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उससे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि मुझे भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मशीन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। पावर सिस्टम जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ा लाइटली होता है, यानी ईजी होता है, लेकिन मशीन से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट मैं बोल रहा हूँ, जो एनालॉगस सिस्टम है, एनालॉगस सिस्टम आप जरूर देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन, मोटर का जितना भी एप्लीकेशन है उसको देखना ही देखना है आपको। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।